नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 कवर करेंगे और ये हमारा पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 7 है। मेरा नाम है मनीषा महोबिया। योगेंद्र साहू क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 18 तक को कवर किया था और कुछ फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे, जो हमको आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक को कवर करना है। एक बार हम ब्रीफ में देखते हैं, फिर इसको डिटेल में देखेंगे। आर्टिकल 19 जो है वो सिटीजन्स को 6 तरह के अधिकार देता है। आर्टिकल 20 जो है किसी भी तरह के ऑफेंसेस, अपराध के कन्विक्शन के बारे में बताएगा। आर्टिकल 21 जिंदगी जीने के अधिकार को बताएगा। आर्टिकल 21A 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के बारे में है। और आर्टिकल 22 अरेस्ट के अगेंस्ट हमारे पास कौन कौन से राइट्स होते हैं, ये है। स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 19 से। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि आर्टिकल 19 जो है ये सिर्फ सिटीजन्स को दिया जाता है, ना कि एलियंस को। मतलब जो भारत देश के नागरिक हैं केवल उन्हें ही दिया जाएगा। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में 6 तरह के राइट्स हैं। पहले 7 तरह के होते थे। देखिए यहाँ पर क्या है, ABCDEF। F हट चुका है। यहाँ पर F में राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा दिया गया। तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें 7 तरह के राइट्स थे। अब सिर्फ 6 तरह के हैं। एक एक करके हम देखेंगे। एक चीज आपको और याद रखना है कि कोई भी राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हर राइट्स के बाद हमको एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देखना होगा। वो भी समझना होगा कि कोई भी राइट्स जो है वो हमको एब्सोल्यूट नहीं दिया गया। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा राइट्स है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है? आपका जो अपना ओपिनियन है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको रखने का अधिकार, उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार, बोलने का अधिकार। चाहे वो आप मुंह से बोलकर करो या फिर लिख कर या फिर सोशल मीडिया के थ्रू। वैसे भी एक हमारा इंडिया में हम जानते हैं प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बोला गया है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में शासन करने का अधिकार किसके पास होता है? कहीं ना कहीं जो पावर होता है वो वहां के नागरिकों पर ही वेस्टेड होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि किसी भी देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है, अगर वो देश जो है अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो अधिकार है ना, मीडिया का, वो भी आर्टिकल 19 के क्लॉज A में ही आता है। क्लियर है? अब देखिए, बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो राइट टू साइलेंस भी है, चुप रहने का भी अधिकार है। जबरदस्ती बोलना ही है ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन हमने पहले ही देखा है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेगा। अब बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ अपशब्द का उपयोग करें, कोई हमें गाली गलौज करे, कोई वल्गर शब्द का यूज करे। तो ये सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। देखिए, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 और इसका सब क्लॉज A फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करेगा, और इसके जस्ट बाद आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 इसी पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और इसका सब क्लॉज A जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है, इस पर ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है आर्टिकल 19 का क्लॉज 2। अब हम देखते हैं कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। देखिए, बोलने की आजादी है, लेकिन इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो तो आप ये बोलना शुरू कर दो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद,
या फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद, इस तरह की बात नहीं कर सकते। इंडिया की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, स्टेट की सिक्योरिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा किसी देश के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है, आपकी बातों से वो फ्रेंडली रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच से। क्लियर है? यहाँ पर देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, उनके जज या कोर्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जा सकता, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। किसी के अपमान में कुछ नहीं बोला जा सकता, डिफेमेशन का केस बन सकता है। साथ ही साथ किसी भी तरीका का ऐसी बात नहीं की जा सकती जिससे किसी प्रकार के अपराध को प्रोत्साहन मिले। क्लियर है? दंगे भड़काने वाले भाषणबाजी नहीं करना है। तो इस तरीके से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो हमारा आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ए कवर हो चुका है। अब हम सेकंड में क्या देखेंगे? ए कवर हो चुका है, अब बी में देखेंगे असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, असेंबल होना मतलब होता है इकट्ठा होना। इकट्ठा हो सकते हैं एक से अधिक व्यक्ति एक जगह पर, लेकिन पीसफुली, बिना किसी को डिस्टर्ब किए और बिना किसी हथियार के। इसका मतलब एक से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। अब वो इकट्ठा होकर जुलूस निकाल सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदूक एयर फायरिंग करते हुए या फिर तलवार लहराते हुए करेंगे। किसी भी तरीके का हथियार उपयोग नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो असेंबल होंगे लोग, वो पब्लिक प्लेस पर होगा, प्राइवेट प्लेस पर नहीं होगा। मतलब किसी के घर के छत में, किसी के घर के अंदर जाकर असेंबल नहीं हुआ जा सकता, केवल पब्लिक प्लेस, जैसे कि कोई भी पब्लिक प्लेस, कलेक्टोरेट हो या कोई गार्डन वगैरह हो, इस जगह पे असेंबल हुआ जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये पीसफुली होना चाहिए, किसी भी तरीके का आर्म हथियार यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, उसका सब क्लॉज बी असेंबल होने की बात करता है और इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है आर्टिकल 19 का क्लॉज 3। क्लियर है? क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाएगा? सेम, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मतलब 4 लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया, अब आप देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, आप इस तरीके के नारे लगा रहे हैं कि हम महिलाओं के खिलाफ हैं, हम पुरुषों के खिलाफ हैं, या हिंदू के खिलाफ हैं, या मुस्लिम के खिलाफ हैं, या फिर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक मेन हाईवे है, उसके बीच जाकर कुछ लोग बैठ जाते हैं कि अब हम यहाँ से लोगों को आना जाना नहीं करने देंगे। तो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। थर्ड देखेंगे हम सी, फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। इसका मतलब क्या है? अब एक ही तरह के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, अब उनको लगता है कि क्यों ना एक यूनियन बना लिया जाए, कभी काम आएगा। अभी तो चलिए इकट्ठा हो गए, एक यूनियन बना लेते हैं। अब यूनियन कैसा भी हो सकता है, वो एक तो यूनियन हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है, कंपनी बना सकते हैं, ट्रेड्स यूनियन बना सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स बना सकते हैं, क्लब्स बना सकते हैं। क्लब्स जानते हैं ना, मेंस क्लब, विमेन क्लब, ये सारे क्लब्स बनाए जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पर्पस कुछ भी हो सकता है, जनरल होना चाहिए और सही होना चाहिए। चैरिटेबल पर्पस भी हो सकता है या जनरल पब्लिक पर्पस भी हो सकता है। रेस्ट्रिक्शन तो लगेगा ही। रेस्ट्रिक्शन क्या है? अब देखिए, अब लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है, अब ये ग्रुप जो है वो खालिस्तान मूवमेंट चला रहा है, एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। वो इंडिया की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश को इंडिया से अलग करवाएंगे, या फिर कोई ऐसा ग्रुप चल रहा है जो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, या मुस्लिम के खिलाफ, या किसी और धर्म के खिलाफ, या किसी पर्टिकुलर जाति के खिलाफ चल रहा हो। तो इस तरीके का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अगर इलीगल एक्टिविटी होती है तो। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मोरालिटी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कॉमन सेंस से भी हम जान सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे हम डी और ई को एक साथ। अब फॉर्म भी मतलब हम ग्रुप भी बना चुके हैं, यूनियन भी बना चुके हैं। अब साथ ही साथ ये है कि आप घूम सकते हैं। कहाँ घूम सकते हैं? देखो, घूमना 2 तरीका है। एक तो है कि आप इंडिया के अंदर घूम रहे हो और दूसरा जो है आप इंडिया के बाहर, मतलब अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में घूम रहे हो।
तो याद रखिए, इंडिया के बाहर घूमने की जो आजादी दी गई है वो आर्टिकल 21 में दी गई है, और इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो घूमने की आजादी दी गई है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी में दिया गया है। आप इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी इंडिविजुअल की चॉइस पर डिपेंड करता है, वो रोड्स और हाईवे का यूज कर सकता है। रेस्ट्रिक्शन भी लगेगा ही। अब आपको घूमना है, अब कहीं पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, आपको वहीं जाके घूमना है। कोर्ट है, वहां पर हियरिंग चल रही है, आपको वहां जाकर घूमना है। ये नहीं हो सकता ना, कोई क्राइम सीन हुआ है वहां पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया, आपको वहीं जाकर घूमना है। ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ई क्या है? अब घूमते घूमते क्या हुआ, आपको लगता है कि अब कहीं बस जाते हैं, घूम घूम के थक चुके हैं, तो बस जाइए। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, रिसाइड का मतलब क्या होता है? टेम्पररी कहीं बसना, और सेटल का मतलब होता है परमानेंट कहीं बसना। आपको टेम्पररी बसना है, टेम्पररी बसिए, परमानेंट सेटल होना है, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेगा, आपके बसने से वहां के पब्लिक को किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये शेड्यूल्ड ट्राइब वाले पॉइंट को समझिए। मान लेते हैं कि ये एक अपना छोटा सा कोई स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर ट्राइबल एरिया रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसको ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया गया है, तो हो सकता है यहाँ पर किसी और सिटीजन को बसने के लिए मना किया जाए, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो। मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, वहां आपके घूमने बसने की आजादी को रोका जा सकता है। क्लियर है? और ये जरूरी भी है, ताकि ये जो ट्राइबल एरिया है, यहाँ का अपना कस्टम है, कल्चर है, तो अगर कोई बाहर का इंसान यहाँ आके बस गया तो उनका कल्चर, उनका कस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। अब आप बस गए कहीं पर, अब कब तक बसे रहोगे? कुछ काम धाम तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए फिर काम स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी तरीके का एक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के जमाने में याद है, जैसे कि शिक्षा देना और शिक्षा लेना केवल ब्राह्मणों के लिए ही था। आर्मी में जाना क्षत्रियों के लिए था। जैसे मोची होता था, वो केवल जूता चप्पल का ही काम कर सकते थे। मतलब हर कास्ट के लिए प्रोफेशन को बांट दिया गया था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो जिसको जो करना है वो कर सकता है। लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूरी है या नहीं? अब मान के चलिए कोई इंसान ने बीए किया है, अब वो सुबह उठता है एक दिन और बोलता है कि आज से मैं सर्जरी करूंगा, तो वो सर्जरी करना स्टार्ट कर देगा क्या? नहीं। कोई व्यक्ति है, वो 4 फुट का है, फिजिकली बहुत वीक है, अब वो बोल रहा है नहीं, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, मैं देश की रक्षा करूंगा, बॉर्डर में जाके लड़ूंगा। अब वो बोलेगा देखिए, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी में तो बोला गया है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो याद रखिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। कोई भी प्रोफेशन को एक्वायर किया जा सकता है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? तो ये 6 तरह के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 19 में कवर होते हैं, और ये राइट्स जो है वो केवल इंडियन सिटीजन को दिया जाता है। ये बोलने और बसने ये सब की आजादी केवल सिटीजन्स के लिए है, एलियंस के लिए नहीं है। ठीक है? अब हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में ना 3 फ्रेज हैं। ये ऑफेंसेस के कन्विक्शन के बारे में बताएगा। ये 3 फ्रेज थोड़े से अजीब लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बहुत आसान है, देखते हैं क्या है। क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति है, उसने 2017 में एक क्राइम कमिट किया। उस समय उसने जो क्राइम कमिट किया उसके लिए सजा था 7 साल। क्लियर है? 2020 में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ लॉ में, और इसी सेम क्राइम के लिए सजा बढ़ा दी गई, अब 20 साल की सजा मिलेगी। क्लियर? अब सुनवाई का जब डेट आएगा तो आ चुका है 2023। तो इस व्यक्ति को क्राइम के लिए 7 साल की सजा दी जाए या 20 साल की सजा दी जाए? क्यों? 2023 में सेम क्राइम के लिए सजा तो 20 साल हो चुकी है। तो सही आंसर ये है, इसको 7 साल की सजा मिलेगी। क्यों? जब इसने क्राइम किया था उस समय ये लॉ अप्लाई था। यही बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जब कोई क्राइम कमिट किया जाएगा तो उस समय जो पनिशमेंट या जो फाइन एप्लीकेबल है उस क्राइम के लिए, वही जो है अप्लाई होगा उसके लिए। और याद रखिए, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है। क्लियर? सिविल केसेस का डिफरेंट है। क्रिमिनल केस में जब जो टाइम पर क्राइम किया जाता है उस समय का लॉ ही एप्लीकेबल होता है।
ये है हमारा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सेकंड है हमारा नो डबल जियोपार्डी। ये क्या होता है, ये मैडम है, इसने इसकी हत्या कर दी, इसको सजा मिल गया, मान लेते हैं कि 20 साल की सजा मिल गई। अब इसको इसी सेम क्राइम के लिए एक से ज्यादा सजा नहीं मिल सकता, मतलब एक क्राइम, सेम क्राइम के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, एक से ज्यादा सजा नहीं दिया जा सकता। इसी को बोलेंगे नो डबल जियोपार्डी। क्लियर है। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी एक्यूज्ड जो है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप खुद के खिलाफ गवाही दो। जैसे आप देखते ही हो कि बहुत सारे एक्यूज्ड जो हैं वो पुलिस कस्टडी में अपना अपराध कबूल कर लेते हैं कि हाँ मैंने ही मारा है या मैंने ही क्राइम कमिट किया है। समटाइम वो सोशल मीडिया में भी एडमिट कर लेते हैं कि हाँ मैंने ही इन्हें मारा है, लेकिन याद रखिए जब तक वो कोर्ट के सामने एडमिट ना कर ले, कोर्ट के सामने ये प्रूफ ना हो जाए, तब तक वो एक्यूज जो है वो एक्यूज ही रहेगा, क्रिमिनल नहीं बन जाएगा। क्लियर है। जब तक ये प्रूफ ना हो जाए, इसीलिए बोल रहे हैं नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे। क्लियर। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार, हर किसी को जिंदगी जीने का अधिकार है, और साथ ही साथ बहुत सारी पर्सनल लिबर्टी दी गई है। अब देखिए जिंदगी जीने का अधिकार तो है, तो फिर क्यों, जब पर्सनल लिबर्टी भी दी गई है, जिंदगी जीने का अधिकार भी दिया गया है, तो फिर क्यों किसी को फांसी की सजा होती है, क्यों किसी को 10-15 साल के लिए जेल में भर दिया जाता है। यहां पर देखिए एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब किसी लॉ में किसी क्राइम के लिए अगर फांसी की सजा है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, वहां पर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब जिंदगी जीने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है, देखिए जानवर भी जिंदगी जीते हैं, तो केवल जानवरों जैसा जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। और या मतलब ये नहीं है कि केवल हम सांस ले रहे हैं ना हम जिंदा है तो हमारा जो लिबर्टी ऑफ लाइफ है वो सेफ है, इस तरीके का नहीं है। एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है हमको। अब टाइम टू टाइम जो है, ये आर्टिकल 21 में तो बहुत डिटेल में दिया नहीं गया है कि ये डिग्निफाइड लाइफ क्या होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट केस के आधार पर बताता है कि डिग्निफाइड लाइफ राइट, ये जो हमारा पर्सनल लिबर्टी है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, इसमें क्या क्या राइट्स आते हैं। जैसे कि ये देखिए पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर। राइट टू लाइवलीहुड, अपने हिसाब से जो भी आजीविका अपनाना है, काम करना है। राइट टू वर्क, राइट टू प्राइवेसी, आपका जो निजता है उसको कोई हनन नहीं हो सकता। राइट टू हेल्थ में आप लोग देखते भी होंगे, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी है, उसको उम्र कैद की सजा मिली है, अब वो बीमार पड़ गया तो उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया जाता है, क्योंकि राइट टू हेल्थ सबके लिए है। ये सिटीजन्स के लिए भी है, ये एलियंस के लिए भी है, ये क्रिमिनल्स के लिए भी है, सबके लिए है ये। ठीक है। तो कितना बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसको हो सकता है 4 दिन बाद फांसी की सजा दी जाने वाली हो, लेकिन अगर वो उस दिन बीमार पड़ गया तो उस दिन उसको डॉक्टर से चेकअप करवाया जाएगा। ये उसका राइट टू हेल्थ है। 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री लीगल एड का मतलब ये है, अगर कोई एक्यूज्ड है, अब वो बहुत गरीब है, वो वकील हायर नहीं कर सकता, तो कोई नहीं, सरकार उसको फ्री का वकील हायर करके देगी। क्लियर है। स्पीडी ट्रायल, जल्दी से जल्दी सुनवाई, ये भी फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे आर्टिकल 21 के अंडर में। बहुत से अलग अलग केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कौन कौन से राइट्स जो हैं वो पर्सनल लिबर्टी में आते हैं। क्लियर। तो फिलहाल तो आप इतना याद करके रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 21 इज राइट टू एजुकेशन। बहुत सिंपल सा है। देखिए, जब भी नंबर के साथ कुछ अल्फाबेट जुड़े हों तो आपको समझ जाना है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 2000 में। अब ऐड किया गया है तो ऐसे ही तो ऐड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसमें यह बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी स्टेट। ठीक है, मतलब फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों का फंडामेंटल राइट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंडर। क्लियर है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन RTE के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 22। देखिए, ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट
जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। सबसे पहली बात, जैसे पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया तो पुलिस उसको ये बताएगी कि कौन से ग्राउंड्स के तहत आपको अरेस्ट किया गया है, मतलब ग्राउंड्स, वजह आपको बताएगी, इन्फॉर्म करेगी, अरेस्ट करने का रीजन बताएगी। आप पूछ सकते हो क्योंकि ये आपका अधिकार है। अरेस्ट कर लिया, आप लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री का सरकारी वकील भी हायर किया जा सकता है आर्टिकल 21 के अंडर में। क्लियर? लीगल प्रैक्टिशनर मतलब वकील। और उसके बाद आपको अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा आपको छोड़ना है या फिर मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है उसको छोड़ना है या उसके खिलाफ आगे ट्रायल स्टार्ट करना है। क्लियर है? मतलब क्या होगा, पुलिस ने अरेस्ट किया किसी को, अरेस्ट करने का रीजन बताया जाएगा, लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकता है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है। डिटेंशन जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। वर्ड टफ है, मीनिंग बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है। डिटेन कर लेना, ठीक है। मान लेते हैं कि पुलिस को सूचना मिली कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, कुछ मर्डर हुआ है, बड़ा सा खतरनाक सा मर्डर हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उसको पता चलता है कि ए नाम के व्यक्ति ने ये क्राइम कमिट किया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आती है। इस ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा और ट्रायल के बाद उसको सजा होगी। क्लियर है? मतलब पहले क्राइम कमिट हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहले क्राइम कमिट हुआ, उसके बाद जो है सजा मिली है। क्राइम कमिट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद फिर उसको अरेस्ट किया गया, ट्रायल हुआ, फिर सजा मिली। एक प्रोसीजर है ना ये, इसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्टिव डिटेंशन। किसी खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि इस व्यक्ति से खतरा है, ये व्यक्ति कोई क्राइम कमिट कर सकता है, पुलिस उसको सीधा अरेस्ट कर सकती है। देखिए इसमें क्राइम अभी कमिट हुआ ही नहीं है, केवल खतरा है, उस खतरे को प्रिवेंट करने के लिए ही इसको अरेस्ट किया गया है। तो इस प्रकार के अरेस्ट को बोलेंगे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर? इसमें क्या था, पहले क्राइम हुआ था फिर बाद में अरेस्ट हुआ है, इसमें शक हुआ है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया कि ये हो सकता है, पहले अरेस्ट हुआ है, क्राइम अभी नहीं हुआ है, क्राइम को रोकने के लिए उसको डिटेन किया गया है। क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन और इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट किया जा रहा है कि क्राइम हो ना। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी क्या ये सारे राइट्स मिलते हैं? तो देखिए अरेस्ट क्यों किया गया है बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं बताना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो हो सके तो नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, ये मैंडेटरी नहीं है। लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, नहीं किया जाएगा। हर 3 महीने के अंदर जो है एडवाइजरी बॉडी डिसाइड करती है कि इसको अब छोड़ देना है या फिर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए रखना है। और ये जो एडवाइजरी बॉडी होती है ना, वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना है, 3 महीने के लिए वो पुलिस कस्टडी में होगा। एडवाइजरी बॉडी जो है हर 3 महीने में देखेगी कि इसको और आगे रखना है या फिर छोड़ देना है। क्लियर है ये चीज? अब एक चीज और याद रखिए, ये जो अपना प्यूनिटिव डिटेंशन है, ये किसी भी लॉ के तहत एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी। लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये किसी भी लॉ के तहत ऑर्डिनरी लॉ नहीं, इसके लिए स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है। पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जॉइंट ये एक्ट पास करते हैं, उस एक्ट के थ्रू ही प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि कुछ एक्ट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, बाद में हट गया ये 1969 में। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीजा 1978 में, ये भी रिपील हुआ 1978 में। ये वाला देख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002 में, ये भी रिपील हुआ 2004 में। मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट को बकायदा एक्ट बनाना पड़ता है, एक्ट के थ्रू ही ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है अप्लाई होता है।
तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो प्लीज इसको लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। साथ ही साथ आप याद रखिए, योगेन साहू क्लासेस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम से रिलेटेड कोर्स आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।